देखिए आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 नंबर्स की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 शुरू हो गया है और 2022 में आप लोग 12th क्लास के पेपर देने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 1, ये यूनिट नंबर 1 9 मार्क्स का है, जिसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो 5 2 7 और 2 9 नंबर के हो गए। इस यूनिट नंबर 1 में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप 3 पार्ट्स में इसको समझ सकते हैं। 3 भागों में कैसे इस स्थिर विद्युत को सबसे पहले हम पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। इस पहले भाग में हम सिंपल सी बात है आवेश की बात करेंगे, आवेश Q की बात करेंगे, विद्युत बल की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे और विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। इस दूसरे भाग में विभव और विभवांतर की बात करेंगे और तीसरे भाग में हम संधारित्र और धारिता की बात करेंगे। सबसे पहली बात विद्युत शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है। आप मेरे पुराने चैनल से थोड़ा मतलब स्लो मोशन में इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवाऊंगा। विद्युत शब्द की उत्पत्ति के लिए थील्स नामक वैज्ञानिक बाल्टिक सागर गए। समुद्र की सतह से चिपचिपा पदार्थ, समुद्र की सतह से एक चिपचिपा पदार्थ मिला। उस चिपचिपे पदार्थ को क्या बोलते थे? अंबर। अंबर को ग्रीक देश के लोग इलेक्ट्रम कहते थे। जब इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उस अंबर में ऐसे गुण आ गए कि वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, आकर्षित। इस अंबर को, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो शक्ति आई उसी को हम विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। विद्युत के 2 प्रकार हो गए, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। जब आप 2 पिंडों को रगड़ते हैं मतलब उनमें घर्षण होता है तो एक पिंड पर धनावेश हो जाते हैं और दूसरे पिंड पर ऋणावेश हो जाते हैं। और चूंकि आवेश उत्पन्न हो जाते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं, इसलिए ऐसी विद्युत को हम स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो एक कंघी को जब बालों से रगड़ा तो कागज के टुकड़े जाकर के कंघी से आकर्षित हो गए। ये कब हुए? जब वहां पर क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत उत्पन्न हो गई। सीधी सादी बात ये है, मतलब कंघी में विद्युत उत्पन्न हो गई। अब एक पर धन और दूसरे पर ऋण क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों को अपने में से उत्सर्जित कर देता है तो उस पर धन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धन। और जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है, सिंपल सी बात है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? ऋणावेशित हो जाती है वस्तु। तो ये भी क्लियर हो गया कि आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। आवेश के कुछ गुण, जिनमें एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आवेश की क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, 2 पिंडों को रगड़ने पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पिंड धनावेशित हो गया और कौन सा पिंड ऋणावेशित हो गया? इसके लिए एक ट्रिक याद करना है जिसका नाम सेपरा है। सेपरा मतलब सिल्क, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक, रबर और अंबर, इन 5 पर हमेशा ऋणावेश आते हैं। इनसे जिनको रगड़ते हैं उन पर हमेशा धनावेश आते हैं। तो सेपरा से आप याद रख सकते हैं इन 5 पिंडों पर कौन से आवेश आते हैं। अगर आवेशों के गुण की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि आवेश के जो गुण होते हैं उनमें समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश न उत्पन्न होते न नष्ट होते, कुल आवेश का मान नियत रहता है। ये आवेश के संरक्षण का नियम होता है। आवेश योगात्मक गुण का पालन करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे आवेश है, धन ऋण है, अगर आपको निकाय का कुल आवेश निकालना है तो आप समस्त आवेशों को जोड़ दो। चौथा गुण की बात करते हैं, आवेश प्रेरण के सिद्धांत का पालन करता है। जब किसी आवेशित वस्तु के पास में कोई उदासीन वस्तु लेकर के आते हैं तो आवेशित वस्तु के प्रभाव से बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को विद्युत प्रेरण की घटना कहते हैं। 5वां गुण जो कई बार एग्जाम में आया है और यहाँ पर 2 नंबर में आ सकता है, क्वांटीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? बहुत सरल है, उसी से आवेश का सूत्र आता है। जब आप 2 पिंडों को रगड़ते हैं तो एक पिंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पिंड पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब निकालने वाला ए है, ग्रहण करने वाला बी है, निकालने वाला पॉजिटिव और ग्रहण करने वाला कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया।
तो इन किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? n की, तो n का गुणा कर दो। इस प्रकार आवेश की क्वांटीकरण के सिद्धांत से आवेश का सूत्र आ जाएगा Q = +- n × E। आवेश की क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी चालक के निकाय पर कुल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। और यहीं से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में आया है कि 1 कूलम अगर आवेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जी होता है। उसने आवेश का मान कितना है पिंड पर? 1 कूलम है। 1 कूलम है मतलब धनात्मक है। धनात्मक है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे? निकाले होंगे। मतलब उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर बस n इसके नीचे ले जाओ 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड करो तो 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कई बार एग्जाम में आया है। अब थोड़ा बदल के आ गया था। इस बार बदल के कैसा आ गया था? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। यदि दिया था 1 कूलम, 1 कूलम की जगह 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को हटाओगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दोगे, इतना सा हो जाएगा। और बाकी जो आ रहा है वो आएगी 10⁻⁻6, इस तरफ जाके 10 और प्लस हो जाएंगे, तो 18 और 6 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये बुद्धि का काम है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर इसकी जगह कुछ और देंगे तो कुछ और ले आएंगे। यस और नो? धनात्मक दिया है तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और ऋणात्मक दिया है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। दुनिया जानने लगी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण लगता है, तो उनके बीच में एक बल लगता है। उस बल को कूलम का बल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसे विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। तो बस यहाँ के बाद आवेश का मान आ गया, तो ठीक है। इस स्थिर विद्युत के चैप्टर नंबर 1 में पहली चीज क्वांटीकरण के सिद्धांत से पहला सूत्र आ गया Q = +- n × V, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। धन या ऋण का आना किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने पर डिपेंड करता है। ये याद रखिए, सिंपल सी बात है। सपोज दैट कोई बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, ये निश्चित है कि आवेश स्थिर होंगे, ये निश्चित है कि आवेश बिंदु होंगे। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवेश बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, आवेश घटाओगे तो बल घटेगा। परिमाण क्यों लेते हैं? जिससे कि मान आ जाए। दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है। नियतांक का मान निर्वात या वायु में ऐसा ही पद्धति में होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है 8.854 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब आप इस ε0 को यहाँ रख दोगे, सॉल्व करोगे, तो बल का मान आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। अलग अलग माध्यमों में बल का मान अलग अलग होता है। निर्वात और वायु के अलावा अगर आप अन्य माध्यम ले लोगे तो अन्य माध्यम में बल के मान में निर्वात या वायु की विद्युतशीलता की जगह 1/4πε Q1 Q2/R² आ जाएगा। एप्सिलॉन मतलब होती है अन्य माध्यम की विद्युतशीलता। सिंपल जी, रिवीजन के लिए पहले से आप घर पे पढ़ के आइए, जिससे आपको समुचित और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कोशिश करना है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात है। यस और नो? ये निर्वात या वायु में है, जी अन्य माध्यम है। जब आप इन दोनों को भाग दे दोगे तो एक नई चीज आ जाएगी। अच्छा, इसको इससे भाग दोगे, सबलमियां प्यारे हो जाएंगे। एक तो कौन सा वाला हो गया? वायु वाला हो गया, जी वाला बल हो गया, और जी कौन सा वाला हो गया? माध्यम वाला हो गया। यस और नो? जब आप इसको भाग दोगे तो इधर 1/ε0 बटे 1/ε, हर का हर अंश ε/ε0। जी क्या है? और जी क्या है? इनके अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर पूछ लिया जाए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो क्या जवाब दो? मात्रक ही, क्योंकि इसकी और इसकी सेम है, भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। एक टेबल बनवाइए। निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, ठीक है। किसी धातु के लिए के का मान 80 होता है, सॉरी अनंत होता है, सिंपल जी। और जल के लिए 80 होता है। ऐसे अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। इसके बाद एक नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं विद्युत
द्विध्रुव। सिंपल सी बात है, जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से किसी न्यूनतम दूरी पर रखे हो 2l, इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं उसको? सपोज दैट ये +2 कूलम है, ये -2 कूलम है और दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। बहुत सिंपल, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो। अच्छा, ये कूलम की जगह माइक्रो कूलम दिया होता और कूलम में बदलना होता तो आप काय का गुणा कर देते? -6 का इनटू दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है? सेंटीमीटर दी थी जो तो मीटर में बदल देती और दोनों ही ऐसा ही पद्धति में दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा करोगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा 0.6 इनटू 10⁻⁻7 कूलम इनटू मीटर। यस और नो? एक बार कूलम मतलब आवेश। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, लेकिन इसका विमीय सूत्र, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। धारा को काय में नापते हो? एम्पियर। समय को काय में नापते हो? टी। एम नहीं है तो क्या हो गया? टी। एल नहीं है तो क्या हो गया? टी है तो टी इंटू ए। जी इसका विमीय सूत्र हो गया। आया है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? यस और नो? चलिए अब हम अगली चीज देखते हैं जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। सपोज दैट हमारे पास आवेश है तो उनके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक बल लगे उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण आपके कारण धनावेश के कारण लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अलग अलग बिंदुओं पर एकांक धनावेश अलग अलग क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। वो क्या कह रहा है? किसके द्वारा लगने वाला बल? एकांक धनावेश के द्वारा लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। सदिश राशि है, बल का मात्रक mlt-2, आवेश का मात्रक a × t। सॉल्व करोगे तो ml/t-3 a-1। सबकी मात्रक और विमीय सूत्र आने चाहिए। अगली चीज आ जाती है किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटे छोटे सूत्र आएंगे और या फिर सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बात खत्म। 5 नंबर का एक आना है मतलब डेरिवेशन आप तीनों चैप्टर से एक भी नहीं छोड़ सकते। सिंपल सी बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी तो फिर अच्छी और निरक्षी स्थिति आ जाएगी। यस और नो? वेरी नाइस। पहले हम देखते हैं किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर काय का मान? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इस बिंदु आवेश के लिए क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी बात है, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ क्या रख दो? एकांक धनावेश। धन का धन पे क्या हो जाएगा? बल की दिशा बाहर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर। यस और नो? E=F/Q0। F का मान कूलम के नियम से 1/4πε0 Q0/r² डिवाइडेड बाय Q0। Q0 हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए कि बल दो आवेशों के बीच में लगता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के लिए अलग अलग दूरी पर अलग अलग होती है। आवेश के मान को बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो बता दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। समझ में आ गई बात? r की जगह r/2 करोगे, वर्ग करोगे, ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 गुनी। सूत्र में रख के देखोगे तब कोई जवाब दे पाओगे, धूल में लट्ठी नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, वो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव की आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। ये विद्युत द्विध्रुव है। सिंपल सी बात है।
इसका ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। वो कह रहा है किस स्थिति में? अच्छी स्थिति। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी विद्युतीय ध्रुव की अक्षीय रेखा की किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, ये हो गई अक्षीय रेखा, एजेंट है। अब आप केंद्र से P बिंदु की दूरी कितनी मान लो? r। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल सी बात है, किसी विद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में कितने आवेश आ रहे हैं? एक आवेश। दो कह रहा है कोई, थोड़ा गधा। एक आ रहे हैं कि दो? एक आ रहे हैं। एक आ रहे हैं। तो पहले इसके लिए इस बिंदु पर निकालो क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले किसके लिए निकालो? प्लस क्यू आवेश के लिए। कहाँ पे? P बिंदु पर। फिर किसके लिए निकालो? माइनस क्यू आवेश के लिए। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। इसको E2 नाम दे दो, सिंपल सी बात है। तो E1 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश मतलब प्लस क्यू का मॉडुलस, दूरी ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये दूरी AP, गेट लगाया तुमने AP, तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। AP का मान इतना है, R इतना है, इतना क्या होगा? R माइनस L का। तो इसकी जगह कर दिया AP की जगह R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अब प्लस क्यू के लिए ये प्लस क्यू है, इसी प्रकार किसके लिए? माइनस क्यू के लिए P बिंदु पर, तो 1/4πε0। अच्छा, मॉडुलस लेंगे माइनस क्यू तो प्लस, दूरी हो जाएगी इस बार R प्लस L का होल स्क्वायर। अलग अलग दोनों आवेशों के लिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब हमें तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सिंपल सी बात है, तो दोनों को जोड़ दें। लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, E1 की दिशा भी होगी और E2 की दिशा भी होगी, तो इनकी दिशा कैसे निकलेगी? आप यहाँ पर क्या लगा लो? एकांक। परिभाषा कह रही है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी एकांक धनावेश के द्वारा लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस बिंदु पर एकांक धनावेश जो बल लगाएंगे, इसका इस पे कैसा बल? प्रतिकर्षण की दिशा जी आ गई। इसका इस पे कैसा बल? आकर्षण। P2 की दिशा जी आ गई, जो धनात्मक एक्स अक्ष में आई और जी। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या कर दो? E1 प्लस E2 कैसी हो गई? क्यों हो गई E2 माइनस? इस तरह दिशा है। क्या हमारे पास दोनों का मान है? G1 का मान है, G2 का मान है। आप रख दीजिए, दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है 1/4πε0 आ रही है, क्यों भी क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, यस और नो? इसके अंदर क्या बचा? प्लस माइनस, इसके अंदर 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। अति उत्तम लघुत्तम ले लीजिए, जब लघुत्तम लेंगे तो Q/4πε0 ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। सुनो, a प्लस b का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2r माइनस का गुणा करोगे, सारे लामिया प्यारे हो जाएंगे, बचेंगे 2 × 2r सब कट जाएगा, इजंट इट? और a प्लस b और a माइनस b, और इस दोनों का क्या था? स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के लिए निकाल रहे हैं, और विद्युत द्विध्रुव का अस्तित्व किस राशि से होता है? विद्युत द्विध्रुव आवेश से। तो ये हो गया Q × 2 आ गया समझ में? तो इसकी जगह क्या रख दो? P, और क्या बचा? 2, और क्या बचा? R/r² माइनस L स्क्वायर का। यदि R का मान L से बहुत बड़ा होगा तो L को नगण्य मान लेते हैं। R की घात 2 और 2 4, नीचे कितनी बचेगी? 3, तो ये हो गया 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गई किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक संकल्प बनाइए रिवीजन में, आप किसी भी पर्दे को ऐसा कर दो, आप संकल्प बनाइए, पर्दे को बोल दो पूरा, ये वाला नहीं, ये वाला, कि संकल्प बनाइए कि एक दिन में आप एक चैप्टर को पूर्ण रूप से रिवीजन करें, तब आपका रिवीजन हो पाएगा। डेरिवेशंस को इस चैप्टर की हाथ से करके देखना है, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। अब हम
इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति की जगह किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा है। तो बात समझ में आती है। वो कहता है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा अर्थात लंबवर्धक, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एल और एल है, इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा लंबवर्धक। पहले प्लस क्यू के लिए पी बिंदु पर निकालेंगे क्या, फिर किसके लिए निकालेंगे, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, फिर दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन निरक्षीय स्थिति में आप सामान्य स्थिति की तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि प्लस क्यू का पी बिंदु पर एकांक धनावेश के द्वारा प्रतिकर्षण का बल अर्थात E1 की दिशा ऐसी आएगी, प्लस क्यू का माइनस क्यू के लिए E2 की दिशा ऐसी आएगी। तो फिर आपको उसमें सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना पड़ेगी, इसको दो घटकों में विभाजित करना पड़ेगी, तब जाके इसका मान आएगा। Isn't it? सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू AP A और ये B AP का स्क्वायर इस आवेश के लिए इस बिंदु पर, तो AP का स्क्वायर और AP मतलब कर्ण और कर्ण का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस समीकरण ये आर। ओके, यस और नो। इसी प्रकार अपन किसके लिए निकालो, माइनस क्यू के लिए E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन दूरी हो जाएगी BP और BP का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा जी, समीकरण नंबर 2। वाह यार क्या बात है, इस विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के लिए ही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, इतनी स्पीड से चलेगा रिवीजन, घर से आप लोग पढ़ के आए और यहाँ से जाके घर पे पढ़े। यस और नो, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अपन को दोनों जोड़ना है लेकिन नहीं जोड़ सकते, ये थीटा है ये थीटा है। बहिष्ठ कोण प्रमेय अनुसार किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग बाहर वाले बराबर होता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, दो घटकों में विभाजित कर दो। समझ गए, ये थीटा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा और इसको आधा आधा 2 थीटा। E2 के दो घटक करोगे तो ये हो गया E2 cos थीटा और ये हो गया E2 sin थीटा। ऐसे E1 के दो घटक करोगे तो ये हो गया E1 sin थीटा और ये हो गया E1 cos थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। आप समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर। E1 और E2 बराबर है, यस और नो। तो जब E1 और E2 बराबर हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। बचेगा कौन, E1 cos थीटा और ये हो गया परिणामी P बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता, और जब आप परिणामी तीव्रता निकालोगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा जोड़ दो, साइन वाले घटक है, E2 और E1 बराबर है, E2 के स्थान पर E1 रख दो तो ये हो गया 2E1 cos थीटा। क्या आपके पास E1 का मान है, यस सर, बिल्कुल है, E1 का मान रख दीजिए 2E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया L, कर्ण हो गया AP, AP मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, Q into 2L क्या हो गया P, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अगर R का मान L से बड़ा हो जाए तो L को नगण्य मान लेते हैं, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी P अपॉन RQ न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाए तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पे आ गया मैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उस पर 3 चीजें निकल सकती हैं। कौन कौन, उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और नंबर 3 उस विद्युत द्विध्रुव की स्थिति। 3 चीजें निकल सकती हैं, तो अपन तीनों को निकलवा रहे हैं। प्रश्न का चित्र वही रहेगा,
सिंपल सी बात है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, आप तीन चीजों का आकलन कर सकते हो। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत द्विध्रुव, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, दूरी 2L, एक समान विद्युत क्षेत्र। इस पर लगने वाला आप निकाल सकते हो बल युग्म, उसका सूत्र आता है PE sin थीटा। इसको घुमाने में किया गया कार्य, उसका मान आता है PE 1 माइनस cos थीटा। इसकी इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र आता है माइनस PE cos थीटा। एक पर तीन कार्य संपन्न हो सकते हैं जब इस विद्युत द्विध्रुव पर बराबर और विपरीत दिशा में दो बल लगे। E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर प्लस के QE, ये प्लस का मान लो, और ये माइनस का मान लो, तो F बराबर माइनस QE। और जब किसी विद्युत द्विध्रुव पर बराबर और विपरीत दिशा में दो बल लगे तो काय का निर्माण होता है, बलयुग्म आघूर्ण का। वैसे बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है दो बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप देखो जी बल और जी बल, जी हो गया AP और P, ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई AP। ए इसको मान लो, B इसको मान लो नोट्स के अनुसार, तो जी हो गया आपका BP। बल का मान आपके पास है QE, समस्या बन गई BP, आप इस त्रिभुज में sin थीटा निकाल लो। ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। थीटा की सामने वाली साइड कौन हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो गई, कर्ण। हमें किसका मान चाहिए, BP का, तो BP का मान कितना आ जाएगा आपका 12 sin थीटा। इस BP का मान आप यहाँ रख दो, कौन है, तो BP का मान जब यहाँ रख दोगे तो QE इंटू 12 sin थीटा, Q इंटू 12 क्या कहलाता है, P तो बराबर हो गया PE sin थीटा। और आप लिख सकते हो टो बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यस और नो, यस सर। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक साथ पूरा कार्य नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया अल्प कार्य निकालोगे, बल गुणित विस्थापन। यस और नो, बल का मान, सॉरी इधर बल नहीं होगा, बल की जगह क्या होगा, बलयुग्म आघूर्ण। इधर विस्थापन की जगह कौन होगा, कोणीय विस्थापन। और यहाँ पर dw बराबर टो का मान, ठीक, छोटे से कार्य को पूरा सा कार्य करना है तो कहां से कहां तक कर लें, ये P बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का जब समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लिया, cos थीटा 0 टू थीटा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो W बराबर उच्च सीमा रखोगे तो cos थीटा, निम्न सीमा रखोगे तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब स्थितिज ऊर्जा, वो कहता है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है और उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो वो कह देता है इस विद्युत द्विध्रुव को आप विशेष स्थिति में घुमा दो। किस स्थिति में, तो विशेष स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और विशेष स्थिति कब आएगी, जो आपने कार्य निकाला है PE sin थीटा d थीटा, अरे dw बराबर टो इंटू d थीटा किया है, और इसका क्या किया, अभी कहां से कहां तक किया था, और अब आप कहां से कहां कर दो, 90 से थीटा तक, तो ये जो कार्य होगा ये कार्य ही क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बस 0 से थीटा की जगह कहां से कहां कर दो, 90 से थीटा तक। उच्च सीमा रखोगे तो cos थीटा माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है, और निम्न सीमा रखोगे तो cos 90 का मान 0 हो गया, और जी कार्य का मान आ गया माइनस P cos थीटा। इति सिद्धम। बच्चों कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गॉस की प्रमेय, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।